हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वहीं से कंटिन्यू होगा जहां पे पिछला वीडियो छूट गया था, और वो हमारा टॉपिक था लेंजेज लॉ। अब आप लोग बोलोगे कि लेंजेज लॉ ही तो वो टॉपिक है जो पढ़ना मेन है, क्योंकि लेंजेज लॉ वो टॉपिक है जिससे एनटीएससी जैसे ओलंपियाड जो हैं और जो हमारे अलग अलग ओलंपियाड है, एनएसईजीएस, या फिर हमारे जो अलग अलग छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बोर्ड्स के, वैसे तो बोर्ड में बहुत कम है लेंजेज में, बहुत कम ही किसी बोर्ड में मिलेगा, हो सकता है स्टेट बोर्ड में हो, बाकी मुझे नहीं पता स्टेट बोर्ड्स का, बट सीबीएसई आईसीएससी में नहीं है। तो एनटीएससी एनएसईजीएस जैसे ओलंपियाड में इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और डायरेक्टली इसी से आता है, फेराडेज लॉ से नहीं आते। तो फेराडेज लॉ फिर पिछले वीडियो में 1 घंटे हमने क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा ताकि ये तो पता लगे कि इंड्यूस्ड करंट कब प्रोड्यूस होता है, हाउ टू इंड्यूस करंट, ताकि हम सर माइकल फैराडे कंट्रीब्यूशन पढ़ सके, समझ सके करंट कब इंड्यूस होता है। इसलिए मैंने उस टॉपिक को 1 घंटा दिया कि आईसीसी में छोटा सा है, बट मैंने पूरा पढ़ा ताकि ये तो समझ में आए कि इंड्यूस करंट होता कब है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म दी कॉन्सेप्चुअल बेस। तो लेंजेज लॉ का काम क्या होता है, तो ये बात तो हमें पता है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। हमें ये भी पता है कि अगर एरिया चेंज हो रहा हो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और अगर थीटा चेंज हो रहा है जैसे जो घुमा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट एसी जनरेटर में यूज होगा तो भी करंट इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जहां जहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहां पे करंट इंड्यूस होगा। ये वाली बात तो पिछले वीडियो से समझ में आ गई थी जी, समझ में आ गई थी। पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, इससे पिछला वाला वीडियो जाके आप लोग देख लेना, सर्च कर लेना, मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो लेंजेज लॉ का काम क्या है, तो ये क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जो आई है, हमारा जो करंट है घूम रहा है, मतलब क्या है कि मान लो ये हमने सिस्टम बनाया, ये क्या है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाले वीडियो में बताया था। ये डॉट क्या होता है, आउटवर्ड होता है, डॉट क्या होता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वाला वीडियो जाके नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या कर रही है, चेंज हो रही है, कभी 2 टेस्ला लग रही है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, अलग अलग लग रही है। तो इससे क्या होता है, फ्लक्स में चेंज आता है, और जब फ्लक्स में चेंज आता है ना मेरे प्यारे दोस्त, जब फ्लक्स में चेंज आता है तो एक ईएमएफ बनता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर लूप क्लोज्ड है, अगर पाथ क्लोज्ड है तो एक करंट भी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल यूज होता है उसका नाम है लेंजेज लॉ, उसका नाम है लेंजेज लॉ। तो यहाँ पे ये है, तो अब मान लो बी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दिख रहा है कि लूप क्लोज लूप है, तो एक करंट इंड्यूस होगा। अब करंट ऐसी डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज, या फिर करंट ऐसी डायरेक्शन में होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये जो भी बनाया था ये एंटी क्लॉकवाइज था, या फिर करंट क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा करंट, ये कौन सा है, ऐसे वाला जो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं, ऐसे जाती है ना घड़ी, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, और इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्या 3, 12, 9, 6, ये घड़ी 3 से 12 बजा रही है, 12 से 9, 9 से 6, तो ये क्या होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, की घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना। तो यही तो बताना पड़ेगा कि अगर लूप क्लोज है और कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो क्लॉकवाइज होता है करंट की एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये चीज आज हम पढ़ेंगे, और इस करंट की जो डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट है, इस करंट की जो डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट है, जो फेराडेज लॉ क्या बता रहा है कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर लूप क्लोज्ड है तो करंट भी बन रहा है, यही चीज तो बता रहे हैं सर माइकल फेराडे हम लोगों को। लेकिन जो आज मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, उस करंट की डायरेक्शन निकालनी ऐसा है कि कैसा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए एक लूप में इन सब में कौन सा रूल रहता है, कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, उसका ही यहाँ यूज होगा। चलो तो समझ गए कि क्या काम है इसका, कि इंड्यूस करंट जो हुआ है फेराडेज लॉ से जो चीजें आई हैं, फेराडेज लॉ, सर माइकल फेराडे वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, वेरी वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, आज भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का यूज होता है। ठीक है, चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कि लेंजेज लॉ होता क्या है।
लेंज़ेस लॉ होता क्या है? हेडिंग लगाओ अब, लेंज़ेस लॉ होता क्या? समझ में आ गया कि लेंज़ेस लॉ क्यों चाहिए? ऐसा भी तो कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो ये चीज साबित करे, कि वो जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखो लेंज़ेस लॉ, लिखो इट इज अ रूल डिजाइन्ड, अभी लिख लो, बाद में वाली इसका प्रूफ भी कराएंगे कैसे आया उस चीज का प्रूफ भी बताऊंगा। इट इज अ रूल डिजाइन्ड विद रेलेवेंस, लिखो विद रेलेवेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ conservation of energy, to the concept of conservation of energy, it is a rule designed with relevance to the concept of conservation of energy such that it states, क्या बोलता है रूल, ये किस चीज के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा पावर एनर्जी में, इससे जोड़ के मैं बताऊंगा अभी वीडियो के एंड में आते थे, ये बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करके लेंज़ेस लॉ है उसका मॉडिफिकेशन, ये बताऊंगा कि फैराडेज लॉ का मॉडिफिकेशन इसी से कैसे बनेगा। द करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखो क्योंकि करंट तो तब होगा जब लूप क्लोज होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes या does the opposite of the cause producing it। ये चीज समझो क्या बोल रहा है कि लेंज़ेस लॉ एक ऐसा रूल है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बनाया गया। कैसा होता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इस तरीके का होता है कि वो उस कॉज को ही अपोज करता है जो उसे क्रिएट कर रहा है। अब इस चीज को समझो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे जुड़ा है वो बाद में बताएंगे। ये समझो कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी एंड करंट का वो जब लूप क्लोज वो बात को लेकर इज सच दैट इट अपोजेस और डज द अपोजिट ऑफ द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से एक करंट इंड्यूस हो रहा है, तो करंट वाली कोई लूप होगा तो लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो लूप ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी डैश है, कि वो चाहेगा कि मैं इसे घटा दूं, वो ऐसा चाहेगा कि जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, करंट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने से करंट इंड्यूस हुआ, तो जो करंट इंड्यूस होगा उसका एम होगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटा दूं तब करंट इंड्यूस हो जाए, तब उसका काम ये हो कि वो इसे घटाना चाहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले ये लिख लो कि प्रॉब्लम टाइप्स इन लेंज़ेस लॉ में किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, कि लेंज़ेस लॉ में किस किस तरीके के सवाल हमें करने हैं। फिर सवालों के साथ चालू कर रहा हूं, टाइप्स हैं इन सवालों के, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन लेंज़ेस लॉ। अगर ये ओलंपियाड में ना होता तो मैं ना पढ़ाता, लेकिन ओलंपियाड में इसके 2018-19 के बीच में काफी क्वेश्चन आए, 2020 में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, 9th 10th के एंटी सब में, है ना। हालांकि इस लेवल के नहीं है, बहुत से तो कम लेवल के भी, मतलब कुछ अच्छे लेवल के भी हैं, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे भी थोड़े कम लेवल के हैं, बट यहाँ पे हमने सारे टाइप पे कवर करेंगे। तो लेंज़ेस लॉ के फर्स्ट टाइप है, लेंज़ेस लॉ के प्रॉब्लम टाइप्स देखो कि किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स बनते हैं। प्रॉब्लम टाइप, तो टोटल हमारे पास कितने प्रॉब्लम टाइप्स हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 4 या 5 है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करे हैं। सबसे पहले है सिंपल लूप प्रॉब्लम्स, सबसे ज्यादा आसान है और इन पे भी सवाल आ चुके हैं, मैक्सिमम टाइम्स यही आता है। अगर किसी स्टेट बोर्ड में भी है तो यही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा आता है, सिंपल लूप प्रॉब्लम। इसको समझने में टाइम देना,
बाद वाले होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट ढंग से आता है तो। सिंपल लूप प्रॉब्लम के बाद है वायर लूप प्रॉब्लम। वायर लूप प्रॉब्लम्स, वायर लूप प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक सेटअप होता है, उसके साथ वायर होती है, और वायर से हमें ये निकालना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है लूप मोशन प्रॉब्लम्स। लूप मोशन प्रॉब्लम्स, इस पे सवाल अच्छे होते हैं। लूप मोशन प्रॉब्लम्स, इस पे एनटीएससी पे भी एक बढ़िया सवाल था। एनटीएससी में इसमें एक बढ़िया वेरी गुड लेवल क्वेश्चन था, हाई लेवल क्वेश्चन। लूप मोशन प्रॉब्लम्स पे एक सवाल एनटीएससी में भी आ चुका है, इसलिए करा रहा हूं मैं, एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट यहाँ करा रहा हूं। जाके ओलंपियाड की किताब देख लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से। सिंपल लूप प्रॉब्लम मैक्सिमम है, वायर लूप प्रॉब्लम नहीं है इतने, वायर लूप प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े बहुत ही वायर लूप प्रॉब्लम। बाकी लूप मोशन प्रॉब्लम पे एक ही एनटीएससी में सवाल है, लेकिन मैं 3-4 करा दूंगा, कोई चिंता की बात आप लोगों को नहीं है। और इसके बाद है लूप मोशन प्रॉब्लम के बाद है एरिया चेंज प्रॉब्लम, कि जो लूप है ना उसका एरिया चेंज है, लूप एरिया चेंज, लूप एरिया चेंज प्रॉब्लम। इसमें भी एनटीएससी में एक बढ़िया सवाल है। एनटीएससी में एक सवाल बहुत बढ़िया पूछा गया इसी टॉपिक से, लूप एरिया चेंज प्रॉब्लम से। एनटीएससी के अंदर इसका भी सवाल है और एनटीएससी के अंदर इसका भी सवाल है। वायर लूप पे थोड़े से कम है। मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम सबसे बढ़िया है। मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम से एक सवाल जोड़ के वर्क पावर एनर्जी से एनएसईजीएस में पूछा जा चुका है। मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम्स में एक सवाल इतना बढ़िया मेरे को लगा, वो एनएसईजीएस में आ चुका है। तो मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम क्या, 3-4 केस कराऊंगा, हाँ एक आधा एग्जांपल है, मैं यहाँ पूरे केस कराऊंगा, ठीक है। और आखिरी वेरी वेरी रेयर टाइप, छठा टाइप जो है इस प्रॉब्लम का बहुत रेयर है। छठा टाइप रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट नहीं पूछा जाएगा। छठे टाइप में एनटीएससी लेवल 2 में एक क्वेश्चन था, या लेवल 1 में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लेवल और द एग्जैक्ट ईयर, आई थिंक 2018-19 के आसपास का सवाल था। उसके अंदर जो था ना मेरे प्यारे दोस्त, उसके अंदर जो था वो था सोलेनॉइड प्रॉब्लम। सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम का बहुत लो लेवल क्वेश्चन था। सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम का एनटीएससी में एक क्वेश्चन था, बहुत लो लेवल का, बहुत लो लेवल का, बट कॉन्सेप्चुअल जो था ना, उसकी कॉन्सेप्ट जो थे वो थोड़े से ज्यादा थे। कॉन्सेप्ट जो थे ना वो थोड़े से ज्यादा थे, उसके जो कॉन्सेप्ट थे ना दोस्त वो थोड़े से ज्यादा थे कंपेयर टू दी अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बट हम यहाँ पे सीधा उसका हाई लेवल पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन में वो अलग टाइप का भी कॉन्सेप्ट करा दूंगा और अलग भी करा दूंगा। तो एनटीएससी ने इस पे सवाल पूछा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट टाइप है कि कभी आपको सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम मिलेगा। आई डोंट थिंक जेई में आया है कभी सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम, बट हम करेंगे क्योंकि एनटीएससी में एक सवाल एक बार आया था और वो भी इजी लेवल का आया था, बट हम यहाँ पे थोड़ा टफ लेवल का करेंगे, सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम। इस सोलेनॉइड को ट्रीट करेंगे मैग्नेट की तरह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पहला लेक्चर था ना, जहां बताया था सोलेनॉइड इन सब के बारे में, वहां का कॉन्सेप्ट उठा के यहां लगा के देखो, ठीक है। मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम्स, लूप एरिया चेंज प्रॉब्लम, लूप मोशन प्रॉब्लम, वायर लूप प्रॉब्लम्स एंड सिंपल लूप प्रॉब्लम्स। सबसे पहले इनको समझते हैं कि सिंपल लूप प्रॉब्लम्स होती क्या है। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल लूप प्रॉब्लम्स को समझना। इसके हम करने वाले 3 से 4 सवाल बढ़िया वाले, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, चलो। तो सिंपल लूप प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 1, चलो क्वेश्चन नंबर 1 ही डालो सीधा। आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे मैं निकालना सिखाता हूँ, फिर आप बच्चे खुद पॉज करके ट्राई कीजिएगा क्या कह रहा है ये। चलो ये क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, एक लूप बना दी। अरे ये लूप थोड़ी होता है, ये तो स्क्वायर बना दिया आपने। अरे मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं स्क्वायर भी बनाऊं या सर्कल भी बनाऊं या कुछ भी शेप बनाऊं, मैं ऐसी शेप भी बना दूं तो मैं उसे भी क्लोज्ड मानूंगा, क्लोज्ड पाथ। करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लोज इन क्लोज्ड पाथ। अगर मैं ये स्टारफिश बना दूं या ये मैं ऐसे ट्राइंगल भी बना दूं, मैं कुछ भी बना दूं, अगर वो क्लोज्ड है और कोई भी एक फैक्टर चेंज हो रहा है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, करंट इंड्यूस होगा, अगर वो क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्क्वायर पहला एग्जांपल ये सब उठा लिया है। और यहाँ पे बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। ये सिंपल लूप प्रॉब्लम है। अब आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी है। अब एक सवाल का मेरे जवाब दो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कैसे हो रही है, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, बी कैसी है, इनवर्ड्स है।
ये चीज सवाल में दी होगी, ये चीज सवाल में दी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वायर लूप में निकालना सिखाऊंगा। यहाँ ये है कि इंक्रीज हो रही है, या ये बात बोलिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज, यहाँ बोली ही वही बात जा रही है, यहाँ कुछ अलग बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ सवाल में दिया रहेगा कि बढ़ रही है, घट रही है, कोई ऐसा हिंट होगा जिससे वो चीज निकाली जाएगी। अब इनवर्ट जाने से बढ़ रही है ना, इनवर्ट जाने से बढ़ रही है, अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे कौन सी चीज प्रोड्यूस करे, ऐसी कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करे कि घट जाए, कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स भी बार बार बढ़ रहा है, बात तो वही है ना। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, करंट ही है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, इंड्यूस्ड करंट ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहेगा। अब आप एक बात बताओ कि मान लो 10 न्यूटन की फोर्स अंदर की तरफ किसी चीज पे लग रही है और आपको उसे घटाना है, तो आप उसके साथ के डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। आप बोलोगे इधर 10 न्यूटन लग रही है, मैं भी 10 न्यूटन लगा दूं, नहीं, आप बोलोगे अगर मुझे इसे घटाना है मैं इसके अपोजिट में फोर्स लगाऊंगा। मान लो ऐसे 10 न्यूटन लग रहा है, अगर मेरे को कुछ भी घटाना है तो मान लो मैं 2 न्यूटन इधर की डायरेक्शन लगाऊंगा, इसके अपोजिट में, ये अंदर है ये बाहर खींचे तो 8 न्यूटन नेट फोर्स हो जाएगी। ऐसे मुझे मैग्नेटिक फील्ड घटानी है, इंड्यूस करंट ऐसा होगा जो घटाएगा। अगर इनवर्ट जाने से बढ़ रही है तो आउटवर्ड आने से घटेगी। अब आउटवर्ड कैसे निकलेगा, आउटवर्ड होनी चाहिए, इतना पता लगे कि जो लूप होगा ना वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि वो घट जाए, बी नेट घट जाएगा, उससे लूप आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगा। अब आउटवर्ड मतलब बाहर आना, तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो अपना, आउटवर्ड। अब बाहर की तरफ थंब की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थंब दिखाता है, तो ये ऐसे घूमा, ऐसे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। चाहो तो चेक भी कर लो, क्लॉक कॉर्क्सक्रू रूल से भी देखो, कॉर्क्सक्रू रूल क्या कहता है कि मैं को मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही तो क्लॉकवाइज घुमाता गया, और अगर बाहर निकालना आउटवर्ड चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुई, ये कैसी हुई, एंटी। चाहो तो कॉर्क्सक्रू रूल से भी निकालो, बट आई विल प्रेफर राइट हैंड थंब रूल से ही निकालो। कॉर्क्सक्रू रूल में मैंने देखा लोग फंस जाते हैं, तो मैंने बता दिया कॉर्क्सक्रू रूल कैसे अप्लाई होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है इनवर्ट जाने पे, तो बाहर आने पे डिक्रीज होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड, एंटी। 12 9 6 3 ऐसे वो घड़ी, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। समझ में आ गई लूप प्रॉब्लम, सिंपल लूप प्रॉब्लम। अब अगला सवाल, चलिए पॉज करके आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल लूप प्रॉब्लम, सिंपल लूप प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे इस वाले में थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी सिर्फ एंड में जब प्रूफ कराऊंगा तब थ्योरी होगी। क्या बोल रहा हूं, जब एंड में प्रूफ कराऊंगा तब थ्योरी होगी, थ्योरी नहीं मिलेगी इस वाले लेक्चर में। कोई सोच रहा है कि थ्योरी थ्योरी होगी, थ्योरी पढ़ के ये चैप्टर निकाल देंगे, एक ही तो टॉपिक है न्यूमेरिकल का यार। चलो दोस्त, ठीक है, एक लूप बना देते हैं। अब इस लूप में करंट इंड्यूस कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस बार डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा चेंज, डेल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, जी करता है, टाइम के साथ बदल रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बता दो, ई इंस्टेंट एवरेज मान लेते हैं ना, ई एवरेज, चलो पोटेंशियल डिफरेंस जो लग रहा है अपना ईएमएफ बाय डेल्टा टी, टाइम के साथ बदल रहा है। अब लूप भी क्लोज है तो करंट तो होगा। ये चीज तो दिखते ही पता लग गई कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ये एवरेज है, लूप क्लोज है तो करंट है। समझ में बात आ गई जी, समझ में आ गई। अब इसको क्या होगा, जो ये लूप प्रोड्यूस करेगा, लूप के बारे में बात करते हैं। जो लूप प्रोड्यूस करेगा वो करंट ऐसा होगा कि वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले लेक्चर में बात की थी कि नहीं की थी, सबसे पहले वीडियो में मैंने यही बात कही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, कि करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर डेरिवेशन भी दिखाया था। क्लियर है ये बात, ये तो क्लियर है हमें, बढ़िया बात है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बढ़िया है। तो आई है, करंट होगा, और करंट क्या चाहेगा कि अब ये डिक्रीज होने से, अगर अंदर जाने से डिक्रीज हो जाए, चाहेगा कि इसे बढ़ा दे, ये चाहेगा कि ऐसा कुछ हो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहेगा ये, क्योंकि उस कॉस का अपोजिट ये घटा रहा है तो उसे बढ़ाना चाहेगा, ये उसका अपोजिट करेगा हमेशा। तो ये होगा,
अब कब अगर कोई चीज मान लो 10 न्यूटन ऐसे खींच रही है, आप लोग उसे खींच रहे हो 10 न्यूटन फोर्स, अब आपसे बोलेगा आपको इस पे और ज्यादा फोर्स लगानी है ताकि ये बढ़ जाए फोर्स एक ही डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ घट रही है तो वहां आपको बढ़ानी पड़ेगी कि ये लूप करंट ऐसा इंड्यूस करे कि बढ़ जाए। बढ़ाने के लिए आप 2 न्यूटन पहले इधर लगाते हैं अपोजिट में, अब इधर ही लगा दोगे कि ऐसे खींची 12 न्यूटन फोर्स। अब आप बोलोगे तो ये लूप का करंट होना चाहिए, इसे बढ़ा दे तो अंदर जाएगा। अगर अंदर जा रहा है घट रहा है घट रहा है तो आप इसी को बढ़ाना चाहते हो तो आप इनवर्ट्स ही लेके जाओगे इसको, इनवर्ट्स और घुमा लो। अब ऐसे दिख गया हाथ की मोशन, ये कैसा मोशन हो क्लॉक, ये कैसा मोशन हुआ क्लॉकवाइज मोशन। बाकी इसको कॉर्क्सक्रू रूल से भी समझ सकते हैं कि ये ऐसे लिया हमने, अब क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में ऐसे 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 घुमाए जाओ। पीछे के मार्कर का कैप आप लोग देखते रहे, अपने हाथ में जब आप पेन लेंगे तो आपको नजर आ जाए कि मार्कर का कैप 12 3 6 9 ऐसे बता रहा है, घड़ी की तरह अंदर जा रहा है घड़ी की तरह सुनिए मूव कर रही है। पता लग गया अंदर जाने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, तो इनवर्ट्स तो ये अंदर प्रोड्यूस करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो करंट कैसा हुआ समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल लूप प्रॉब्लम का, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं कॉर्क्सक्रू रूल से नहीं समझाऊंगा कोई भी चीज, अब मैं कॉर्क्सक्रू रूल से कोई चीज नहीं समझाऊंगा, अब मैं कॉर्क्सक्रू रूल से नहीं समझाऊंगा, अब मैं डायरेक्टली जंप करूंगा राइट हैंड थंब रूल पे। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 ये आउटवर्ड का ले रहा हूं मैं, क्या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में तो आ रहा है। अब एक लूप बना देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीजिंग। क्वेश्चन में दिया मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट ऐसा हो क्या चाहेगा वो इसको घटा दे। अब बाहर कोई चीज आ रही है बढ़ रही है तो अंदर की तरफ होना चाहिए वो घट जाए। बाहर कोई चीज आ रही है 10 न्यूटन की फोर्स बाहर लग रही है, आपको इसे घटाना है तो आप उल्टी डायरेक्शन लगाओगे 2 न्यूटन। ऐसे यहाँ पे अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इनवर्स लगाना चाहोगे, इनवर्स को अब आके देख लो, राइट हैंड लेना है ऐसे घुमाना। अब ऐसा नहीं है कि यहां से उल्टा घुमा दो तो भी वैसे तो यही बनेगा, ये देखो तो भी वैसे यही बन रहा है। यहां से कर लो, देखो एक बार देख लो इनवर्ट्स को, एक बार कॉर्क्सक्रू रूल से और वेरीफाई करा दो एक दो एग्जांपल्स में। दोस्तों देखिए अब कॉर्क्सक्रू रूल से वेरीफाई करा रहे हैं इसको, समझ में आ गया। तो इसको घटाना चाहेगा तो ये नीचे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के आंसर के साथ रखे हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं जी। ठीक है, अब अगला है हमारा वायर लूप प्रॉब्लम। वायर लूप प्रॉब्लम थोड़ी सी समझनी टफ है बट एक बार समझ में आ जाए तो उनके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे वायर लूप के। वायर लूप प्रॉब्लम्स देखो यहाँ पे मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इससे आप ये मत सोचना कि अब जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कर डालेंगे, नहीं होंगे। यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं उससे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन नहीं होने वाले, ज्यादातर ओलंपियाड लेवल के हो जाएंगे, मेंस और एडवांस के क्वेश्चन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मेंस और एडवांस के क्वेश्चन? क्योंकि उनमें कई सारे और लॉज लगते हैं, कई सारे और कॉन्सेप्ट लगते हैं। बट एनटीएससी एनएससी जिसके लेवल भी क्वेश्चन आप अगर 9th 10th में कर पा रहे हो, लेवल 1 लेवल 2 के टैक्स फैबुलस की जो चैप्टर पढ़ा आप उसके ये वाले क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर पा रहे हो, दैट्स फैबुलस थिंग। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग प्रॉपर एक अप्रोच लीजिए तो आपको 11th 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप एंटर करेंगे और डायरेक्टली जेईई प्रेप कर सकते हैं, जेईई की फाउंडेशन बन जाएगी आपकी पहले। इसलिए कह रहा हूं ये वाला जो वीडियो है इसको स्किप ना करिए। वायर लूप प्रॉब्लम्स, एक वायर है और एक लूप है, ऐसे समझ में आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ बन रही होगी है ना, कि एक लूप है जुम्बा जुम्बा लूप और एक वायर है। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस हो रही है, इनवर्ट 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 इनवर्ट।
ऐसे समझ लेते हैं कि अगर ऐसे भी है तो ऐसे घूमेगा ना, अगर यहाँ पे लूप भी रख दूँ पास में तो लूप पे तो अंदर ही जाएंगे ना मैग्नेटिक, ऐसे ऐसे चाहे ऐसे से बाहर आ जाएंगे यहाँ से, बट लूप इधर है तो ये इनवर्ट जाएंगे। ठीक है, इनवर्ट 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 प्रॉब्लम। तो करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट का पहले वीडियो में रिलेशन बताया था आई के साथ, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पहले वीडियो में बताया था मैंने कि करंट जो है वो डायरेक्टली आई से प्रोपोर्शनल है, वो बी से प्रोपोर्शनल है, कि एक वायर में जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये चीज मैंने बताई थी कि बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। पढ़वाया था एक्सपेरिमेंट भी इसका मैंने आप लोगों को करवा के करके दिखाया था एक्सपेरिमेंट का, वो डायग्राम बना के। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बी जो है ना दोस्त वो डिक्रीज हो रहा होगा, बी वुड बी डिक्रीजिंग, बी वुड स्लाइटली बी डिक्रीजिंग, बी घट ही रहा होगा यहाँ पे दोस्त बी घट रहा होगा, आई करंट घट रहा है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी है लूप से, तो वायर से क्या निकाल लीजिए, और हो सकता है डायरेक्शन ना भी हो तो हम पता है इनवर्ट जा रहा है, कि कोई ऐसे लूप रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे ऐसे, उसके तो अंदर से पास कर दिया ना, कि मान लो ये है वायर, ऐसे करंट जा रहा है तो ये ऐसे आप बोल के तो पूरा ऐसे घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई लूप रखा है तो उसके लिए तो ऐसे इन्वर्ट यहाँ से पास कर रही है ना लूप से, तो इसके यहाँ क्या हो रहा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो B घट रहा है यहाँ पे। अब जब B घट रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट रहा होगा, तो लूप क्लोज है तो एक EMF, लूप है तो EMF आएगा, लूप क्लोज है तो एक करंट आएगा। अब करंट कैसा होना चाहिए, करंट कैसा होना चाहिए, मैं ये यहाँ पे तो बता रहा हूँ आपको, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, नोटबुक में 40 लो। तो जो लूप के अंदर करंट होगा, जो लूप के अंदर करंट होगा वो कैसा होगा कि वो इस कॉज को अपोज करे कि बी घट रहा है, अब ये चाहेगा से बढ़ा दे। अब तो सिंपल है कि इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और बी घट रहा है, तो सिंपल इसको बढ़ाना चाहेगा, ये चाहेगा कि बी अब इंक्रीज हो, बी को इंक्रीज करने के लिए फिर से इनवर्ट लगना चालू हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज अगेन। ये कॉक्स रूल से देख लो, क्लॉकवाइज घुमाए जाओ इनवर्ट लगा, सिंपल समझ में आ गया। बी को बढ़ाना चाहेगा तो वायर लूप प्रॉब्लम था, एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब अगला एग्जांपल उठाते हैं आज। वायर लूप दोस्त मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे 3 पहले करा दी, चौथा ये हो गया, 5वां आ गया। ठीक है भाई, करंट है बढ़ रहा है, यहाँ पे एक जुम्बा जुम्बा लूप लगा दो, जुम्बा जुम्बा लूप, तो करंट है बढ़ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है वहां पे जो नोटबुक में लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा था क्वेश्चन को। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ रही है। अब जो करंट इंड्यूस होगा आई इंड्यूस्ड, उसको मैं आई डैश लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। आई डैश क्या चाहेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को घटा दे। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, सबसे पहले ये निकालो, ऐसे है, ऐसे इधर की डायरेक्शन में लगी है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ लग रही है ना, कि ऐसे एक लूप जा रहा है और मैं ये देखो राइट हैंड लिया, थंब रूल घुमाया, ऐसे आप बोलोगे तो पूरा घूम रहा है, ये तो पूरा ऐसे घूम रहा है। अरे लेकिन मैं ये तो लूप इधर वाली तरफ है, तो इधर की तरफ जब ऐसा एक बहुत बड़ा सा लूप बनेगा तो यहाँ तो इस लूप के थ्रू जब ऐसे हम पास कराएंगे तो इस लूप से तो बाहर ही निकलेंगे ना, कि ये मान लो ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे कोई लूप है, यहाँ पे कोई लूप है, मान लो ये मेरा हाथ है, तो इसके थ्रू जब पास करेंगे तो इससे तो बाहर ही निकलेंगी, ऐसे होगा ना, इससे बाहर निकलेंगे तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।
V आउटवर्ड है। अब ये क्या चाहेगा, इसको घटा दे। अब बाहर आने से कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो घटाना चाहेगा ये सर, तो अंदर की डायरेक्शन में लगाएगा वो सर। तो अंदर के लिए क्या होता है, कहीं पे अगर मैं ऐसे कोई डायरेक्शन लिखने में गड़बड़ हो जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लोग खुद को कर लीजिए। समझ में आ गया? आई विल इंप्रूव इट इन माय नोट्स, सेइंग दिस दिस इज दिस नॉट दिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट में समझ में आ गई। एक और वायर लूप सवाल कराते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस वीडियो। अगर मैं कहीं पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखने में कोई भी गड़बड़ कर दूं तो आप लोग मुझे कृपा करके क्षमा कर दें, क्योंकि मैंने डायरेक्शन सही ड्रॉ करी है। अगर कहीं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में एंटी भूल गए, कुछ भूल गए, तो वो चीज आप लोग खुद से करें, ठीक है। वायर एक एग्जांपल और करा देते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम कराएंगे लूप मोशन प्रॉब्लम्स। लूप मोशन प्रॉब्लम के बाद एरिया मोशन प्रॉब्लम्स, लूप एंटर, मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम और सोलेनॉइड प्रॉब्लम, साइंटिफिकली एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट आई जा रहा है। ये तो आप लोग पहले कर चुके। चलो फिर सीधा सीधा हम लोग नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। वायर लूप प्रॉब्लम हो चुकी हैं। वायर लूप के बाद अब हम आते हैं अगले सेट ऑफ द थर्ड टाइप, लूप motion problems, loop motion problems, loop motion problems, loop motion problems, loop motion problems। चलो लूप मोशन प्रॉब्लम क्या कहती है कि एक लूप है, कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है और वो लूप मोशन कर रहा है। वो लूप इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे जा रहा है। समझ में आ गई? लूप मोशन प्रॉब्लम भी दो तरीके की होती हैं। इनसाइड मोशन होता है, एक इनसाइड नियर अ वायर होता है, एक होता है एंट्री मोशन। तो सबसे पहले हम करेंगे इनसाइड नियर अ वायर सिस्टम। एक वायर सिस्टम है, ठीक है, और ये लूप है। मान लो ये वायर में करंट है आई और करंट है कांस्टेंट है, करंट नहीं बदल रहा, करंट बदलेगा, लेकिन करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर एक मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे कैसी प्रोड्यूस होगी आकर देखो, तो ये तो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, ये तो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बदलेगा? लेकिन एक बात समझो कि अगर ये लूप मोशन में है तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। डी क्या है इसका? डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। आप जितना ज्यादा दूर मैग्नेट से जाते आते हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा खत्म होती जाती है, कम होती जाती है, उसका इफेक्ट कम होता है। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, धरती के किसी कोने में कोई आदमी मैग्नेट लेके खड़ा है, तो उसकी इंटेंसिटी मुझ पे भी एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मुझ पे लगेगी, तो इतनी नेग्लिजिबल है कि मेरे मोशन में कोई कंसीव डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं। दैट्स द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इसका पॉइंट का सोर्स से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि जैसे मान लो एक लूप बना है, ऐसे आप जा रहे हो, तो b इज इक्वल टू 1/r, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जितना कम होता है उतना दूर जाता है। ये सब तो बातें पता ही है हमें पहले, ठीक है। सोर्स से डिस्टेंस, अब ये तो यही है, लेकिन अब मान लो ये करने लग गया मोशन, ये आ रहा है इसके नियर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे इधर की तरफ ये जो सोर्स इसको बना रहा है, ये वायर, अगर ये यहाँ आ रहा है तो इधर की तरफ बी क्या है, ज्यादा है, और ये दूर जा रहा है तो यहाँ इस पॉइंट पे बी क्या है, कम है। तो मतलब यहाँ से आने में कम से ज्यादा पे आया है, तो मैग्नेटिक चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदल ही जाना चाहिए ना, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलना चाहिए। फिर तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई होना चाहिए कि यहाँ पे कम थी और जैसे जैसे पास आती गई तो सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, करंट, तो यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। वर्ड लग रही, अब करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, देखो भाई, ये पास जा रहा है, ये मोशन पास जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो फाई भी बढ़ रहा है,
अब जो करंट इंड्यूस होगा, हम कौन सा कर रहे हैं, इनसाइड नियर अ वायर सिस्टम। यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इधर है, इधर और इधर, इन दोनों के बीच में चेंज हो रही है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा, ठीक है। तो ये तो चेंज हो रही है। अब जो करंट आएगा वो चाहेगा मैं बी घटा दूं। अब बी अगर इनवर्ट जाने से बढ़ रहा है तो बाहर आने से घट जाएगा, तो ये चाहेगा मैं इसको बाहर की डायरेक्शन में। तो हो गया ना एंटी क्लॉकवाइज मोशन। समझ में आ रही है बात मेरी? समझ में तो आ रही है कुछ कुछ तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड नियर अ वायर सिस्टम के, एक वायर सिस्टम के पास लूप जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं अभी तो हम इनसाइड आउटसाइड अ वायर सिस्टम का गेम खेल रहे हैं। ये देखो ना, ये क्या है, जाएगा लूप के थ्रू, तो इसलिए कोई बड़ा। तो लूप मोशन प्रॉब्लम में सबसे पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप इनसाइड नियर अ वायर सिस्टम। दूसरा है एंटरिंग। एंटरिंग में क्या होता है कि वो कहीं से आ रही है लूप, तो उसके बारे में भी समझेंगे हम लोग। ओके 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 चलो अगला बनाए, अगला कराएं आप लोगों को। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, और क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं वायर लूप सिस्टम का अभी हम इनसाइड नियर अ वायर सिस्टम कर रहे हैं। उसके बाद जो थोड़ा आएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो तो इजी है, वो आप लोग बड़े आराम से समझ जाओ। जो कब तक करेगा, कब तक करेगा, कब तक करेगा, ठीक है। इनसाइड नियर अ वायर सिस्टम दूसरा टाइप है एंट्री सिस्टम। तो यार टाइप में मैंने इसे डिवाइड कर दिया, हालांकि ऐसे कोई टाइप नहीं होता, मैंने आप लोगों की ईज के लिए इसे कर दिया। ओह माय गॉड इंग्लिश, यस आई वेरी वेल वाज इन इंग्लिश। चलो करंट है आई, what am I even saying? Current is constant. Oh my god, so what to do now? ये कुछ बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। अब बोलो इधर की तरफ आने वाला, यहाँ से यहाँ पर बाहर आने, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले क्या निकालना होता है इन वाले प्रॉब्लम्स में? इन वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले तो निकालना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर की तरफ है। उसके लिए रूल लगता है राइट हैंड थंब रूल। अंडरस्टूड? यस अंडरस्टूड। वी आर वेरी स्मार्ट फ्रेंड्स। यस चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। ये है इसकी डायरेक्शन में रखा, बाहर की डायरेक्शन आउटवर्ड। अब देखो करंट कांस्टेंट है और इसका मोशन हमें दिया जाएगा, मोशन हमें दिया जाएगा इधर की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रही है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये घटता जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा है और ये हाई टू लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में जा रहा है, ये कम होती जाएगी यहाँ पे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो आया, डेल्टा भी हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है ना, तो डेल्टा फाई बी भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी घट रहा है, हियर द बी इज रिड्यूसिंग, तो जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी इच्छा होगी, वो चाहेगा कि बी को मैं बढ़ा दूं, वो चाहेगा कि मैं बी को बढ़ा दूं। अब बी को बढ़ाने के लिए क्या, अगर बाहर आते हुए भी घट रहा है तो इसके साथ में कुछ एडिशन कर दूं तो ये बढ़ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन तो ऐसी हो गई। तो रूल तो यही कह रहा है ना कि उसके अपोजिट कुछ होना चाहिए। अब इसका जो कॉज है प्रोड्यूसिंग का, वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घट रही है, चाहेगा इसे बढ़ा दूं मैं, तो ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ये क्या है, लूप एंट्रिंग इनटू अ सिस्टम प्रॉब्लम है, वायर लूप प्रॉब्लम्स हैं। वायर लूप में सिस्टम के अंदर है पहले से, इनसाइड अ वायर लूप सिस्टम। अब हम इसके बाद एक एंट्रिंग वाला भी कराते हैं आप लोगों को। अच्छा जी बहुत बढ़िया। अब दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अभी ही साथ साथ कराऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 आजू बाजू के खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ जवाबों की तरह देखते हुए, तो हेडिंग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 और दूसरी लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आ जाइए, दोनों सवालों के बीच में होगी तुलना, दोनों सवालों के बीच में होगा कंपटीशन। चलो एक वायर बना देते हैं, वायर बना दी, करंट इज कांस्टेंट रख दिया, आई इज कांस्टेंट, current is always constant in wire loop system and the particle is moving like this, and the particle is moving like this in this direction. So let's move on to the next question. चलो current is always constant है ना। अब यहाँ पे कौन सी फिगर बनाऊं, यहाँ पे डेली मीट की शेप आलू की तरह है, आलू शेप, कोई अच्छी सी शेप बनाते हैं। कौन सी बनाओ, पेंटागन बना दो, आलू की तरह शेप बनाना है। और ये शेप डाउनवर्ड वी वेलोसिटी से वर्टिकल मोशन कर रहा है, वी वेलोसिटी से ऊपर वर्टिकल मोशन कर रहा है, ये वी वेलोसिटी से डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन कर रहा है। करंट इज आल्सो कांस्टेंट, बढ़िया, अबव जा रहा है वहां करंट, तो क्या इनके अंदर करंट आएगा, विल द करंट बी इंड्यूस्ड। आ जाओ, सबसे पहले तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं, डायरेक्शन होगी इसकी आउटवर्ड्स, चलो सवाल समझ में आ गया कि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगी ना ऐसे। अब इसकी देखो, ये है तो ये सबसे पहला काम होता है डायरेक्शन निकाल लेना, क्योंकि बिना डायरेक्शन के सवाल नहीं होगा। एक बार और देख लेते हैं, ऐसे यहां से बाहर देख लो। तो अब ये कैसे मोशन कर रहे हैं, वर्टिकल। अब लगना चाहिए कि दूरी बढ़ रही, अरे लेकिन b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, वो सोर्स से दूरी होनी चाहिए, सोर्स से थोड़ी दूर जा रहे हैं, सोर्स भी इतनी दूरी पे, ये भी इतनी दूरी पे, तो बस ऊपर जा रहे हैं, ये तो बस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इनके बीच का d डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, d डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब b में नो चेंज। अब जब इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आएगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो, कोई चेंज नहीं हो मैग्नेटिक फ्लक्स उतना रहा। पहले भी अगर पास फील्ड लाइन पास कर ली, अब भी पास ही कर ली, क्योंकि डिस्टेंस में तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर तो कोई इंड्यूस करंट होगा ही नहीं, I इज इक्वल टू 0। आप घुमाते रहो, करंट ही नहीं आएगा। चाहो तो लैब में टेस्ट कर लिया। इस केस का देखो, इसमें भी इनके बीच में कोई डिस्टेंस है d, कोई दूरी में बदलाव नहीं है, तो I इज अगेन 0। तो ये दो केसेस थे जिनके अंदर I 0 है, मतलब वर्टिकल मोशन के केसेस में, जब तक हॉरिजॉन्टल मोशन ना आए, इन वाले केसेस में वर्टिकल मोशन में कोई करंट इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि इनके बीच का डी डिस्टेंस चेंज नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहता इनकेस हटा दो, इनकेस हटा दो, अगर मैं ये कहता कि ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो इधर की डायरेक्शन में थीटा एंगल होता है इनके बीच का कुछ, ये होता v cos थीटा, इधर जाता v sin थीटा। तो इस केस में मैं मान सकता था कि चेंज आएगा, इस केस में आता भी वैसे भी, इस केस में वैसे भी आता, लेकिन अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ऐसे डी डिस्टेंस वर्टिकली अबव मूव कर रही है, तो वर्टिकल मोशन में कुछ भी नहीं हुआ चेंज, क्योंकि डी डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। अंडरस्टूड? यस, वेल अंडरस्टूड। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। लूप मोशन प्रॉब्लम का आखिरी सवाल, एंट्रिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स। लूप मोशन प्रॉब्लम में एक एंट्री सिस्टम प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर सिस्टम के अंदर एक लूप आता है। हटा दो इसे, साफ कर दो। लूप मोशन प्रॉब्लम्स का अगला टाइप जो है वो है सिस्टम एंट्री प्रॉब्लम्स। सिस्टम एंट्री प्रॉब्लम्स, किस सिस्टम के अंदर कोई लूप आ रहा है। मान लो इसका सवाल ही मैंने बना के रखा होता आपको, इसका सवाल भी फिर एरिया चेंज प्रॉब्लम है, फिर मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम्स हैं, और मैग्नेट कॉइल के बाद फॉर्मूला है ना, एरिया चेंज का तरीके से। सिस्टम एंट्री प्रॉब्लम में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई सर्कुलर लूप है, अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, अभी जा रहे हैं,
यहाँ पे कोई करंट वरंट कुछ सिस्टम नहीं दिखा, यहाँ पे सिंपल है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसी जोन के बाद चालू है, इससे पहले नहीं, इससे पहले नॉर्मल है। तो ये लूप अंदर एंटर किया, तो इसकी कुछ पोजीशंस बना लेते हैं कि यहाँ पे आया और जब ये लूप यहाँ पे आया तो किस केस में कुछ करंट इंड्यूस होगा। और ये क्या है, ये बी कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बदल रही है। तो ये लूप आया आया आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, फिर यहाँ आया, यहाँ पे ये लूप यहाँ आया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ होगी, मान 2 टेस्ला लगेगी, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। क्यों? क्योंकि पहले मान लो इसके अंदर 0 फील्ड लाइंस पास कर रही थी, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था 0, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था 0, यहाँ पे मान लो 5 फील्ड लाइन इसके अंदर से पास कर रही है लूप पे, इसके अंदर से कितनी 3 फील्ड लाइन जा रही है ना, 3 है ना, तो 3 मान लो 3 फील्ड लाइन पास कर रही, तो क्या हुआ, इसमें चेंज आ गया। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, जो फर्स्ट वाला कंडीशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई तुरंत, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस जोन से इस जोन में बढ़ी, पहले यहाँ आधे रास्ते पहुंचा 1 टेस्ला 2 टेस्ला ऐसे आई, फिर पहले थोड़े से हिस्से में लगी, फिर जब पूरे लूप पे तो 2 टेस्ला की पूरी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। लूप एंट्री सिस्टम यही होता है कि बाहर जाके कुछ नहीं था, वहां से कोई लूप अंदर आ गया। अब देखो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ी इसकी, अब ये चाहेगा ये इसको घटा दे, इट विल वांट दैट इट वांट्स टू गेट रिड्यूस्ड। तो करंट ऐसे ही आउटवर्ड है तो अभी इनवर्ड लगाएगा इस पे, ये चाहेगा कि अब इस लूप पे जो है इनवर्ड लगे, इनवर्ड के लिए क्लॉकवाइज आ रहा है मोशन, ये आगे क्लॉकवाइज मोशन। और इसी पे एक सवाल एनटीएससी ने भी पूछ रखा था इसी सब कॉन्सेप्ट पे कि बाहर से अंदर लूप आए तो क्या होगा। अब मैं अंदर के अंदर बताता हूं कि अब लूप यहां से यहां तक कहीं भी घूमेगा, अंदर वाला सेकंड केस, तो सेकंड के अंदर बी तो हर जगह 2 टेस्ला है, कांस्टेंट लिखा है मैंने, मान लो 2 टेस्ला है, 0.5 गॉस है, कुछ भी है, तो सेकंड केस में बी इज कांस्टेंट। अब तो सिस्टम के अंदर आ गया, अब तो हमारा ही हो गया ना लूप। तो बी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0, पहले भी 3 मैग्नेटिक फ्लक्स 3 था, यहाँ पे भी 3 ही रहेगा इस बेचारे के लिए। तो क्या होगा, अब करंट क्या होगा 0, अब कोई करंट नहीं होता, सिस्टम एंटर होते होते तक जो आया आ गया, इसके बाद यहाँ करंट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यही होता है लूप मोशन प्रॉब्लम्स, लूप मोशन प्रॉब्लम का सिस्टम एंट्री प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके अंदर एनटीएससी ने भी एक सवाल पूछा था जो, बट उसके अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी थी उन लोगों ने, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बी बड़ा तो बी को घटाना चाहेगा, अब बाहर आया तो बढ़ रहा है, अंदर जाएगा तो समझ में आ गया। लूप मोशन प्रॉब्लम हुए यहाँ पे समाप्त। अब आते हैं एरिया चेंज प्रॉब्लम पे। अब अगला है चौथा टाइप एरिया चेंज प्रॉब्लम। एरिया चेंज प्रॉब्लम के बाद मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम और अंत में सबसे विशेष रूप से आज का 11वां भाग सोलेनॉइड लूप सिस्टम। चलो हेडिंग लगाओ। चौथी चीज क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से कराएंगे सीधा एरिया चेंज। एरिया चेंज प्रॉब्लम्स कि अब एरिया बदल रहा है कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बदल रही, डायरेक्टली एरिया चेंज हो रहा है। तो आप लोग इतने हेडिंग लगाइए, मैं पानी पी के आता हूं। चलो एरिया चेंज प्रॉब्लम्स, ये वाला हमारा एरिया है, यहाँ पे कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये लग रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे जैसे ये लूप अंदर जा रहा है हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी है, जहां ये है वहां भी उतनी ही है। फिर सिस्टम एंट्री नहीं हो सकता, फिलहाल अंदर जा रहा है, तो जब तक डी में कोई चेंज नहीं है तब तक इसका मान लो एरिया भी कांस्टेंट है, तब तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड, वो जीरो करंट। क्यों? क्योंकि अभी तो क्या है, यहाँ पे भी उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ भी उतनी मिलेगी, यहाँ भी तो आई जीरो की चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। लेकिन अब बोला ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट
कि एरिया क्या है, एरिया क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। जो वहां पे एग्जांपल दिया था ना कि रेडियस जो है घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, हर सेकंड 0.6 सेंटीमीटर एरिया बढ़ रहा है, मतलब इसका रेडियस ऐसे जुम्बा बढ़ रहा है कर करके। तो यहाँ तक आते आते इसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक आते आते है ना, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। अब जब इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा तो एक सवाल मेरे को बताओ कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो इसकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? क्योंकि अब ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करेंगी, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करेंगी, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स में मान लो सिर्फ 2 लाइनें पास करेगी, 2 फील्ड लाइन, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में 4 लाइनें पास करेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हुआ, बड़ा पॉजिटिव है ना। और ये क्या है, ये भी इंक्रीज। अब ये चाहेगा इसे घटा दे, अब बाहर आने से कोई चीज बढ़ रही है तो अंदर जाने से वो घटेगी, तो इनवर्ट प्रोड्यूस करना चाहेगा, ये चाहेगा ऐसे अंदर की तरफ में प्रोड्यूस करो कुछ, है ना। ये इनवर्ट चाहेगा प्रोड्यूस करना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसे हुआ, समझ में आ गया आप लोगों को? जी समझ में आ गया। समझ में आ गया जी, हमको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट। तो ये समझ में आ गया। अब एक और सवाल लेते हैं एरिया चेंज प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 11। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, फिर आएंगे कॉइल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12 12 12। वहां पे तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा था, अब अगले बार में एरिया को घटाए। चलो क्वेश्चन नंबर 12, हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना दी मैंने। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा लेंगे इसको ताकि समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ऐसा ले इतना बड़ा, और ये इधर की तरफ मोशन कर रहा है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी कांस्टेंट है, मान लो लग रही है 4 टेस्ला, हमेशा 4 टेस्ला लग रही है, 4 टेस्ला लग रही है। तो अब तो कोई चेंज नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो पहले सिस्टम के अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई करंट नहीं है। लेकिन अब बोला गया कि एरिया जो है वो घट रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल इज डिक्रीजिंग, एरिया ऑफ द कॉइल घट रहा है, घट रहा है, ये छोटा हो गया और यहाँ तक आते आते यहाँ रह गया। तो अब तो एरिया में चेंज हो गया। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, इसके अंदर से ज्यादा फील्ड लाइन पास हुई तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, इसके अंदर कम पास हो रही है, मतलब फ्लक्स के समझो। मान लो यहाँ पे कितनी पास हो रही है, 6 पास हो रही है। अब यहाँ पे आते आते सिर्फ 1 रह गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी घट रही है। अब जो करंट आएगा वो चाहेगा मैं इसको बढ़ा दूं, अब जो करंट आएगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दूं। अब ये इन्वर्ट जाने से ही घट रही, तो इसके अंदर और एडिशन हो जाएगा, कुछ तो बढ़ जाएगी। तो अब ये क्या करने लगेगा, इसके समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। तो ये होगा हमारे एरिया चेंज प्रॉब्लम की, कॉइल का एरिया बदल। अब जो अगला टॉपिक है उस पे एनएसईजीएस ने कई साल पहले 2018 या 19 की बात है, एक सवाल पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है वो। तो खैर मैं यहाँ नहीं करूंगा, वो तो आप लोग देख सकते हैं। वो है लूप कॉइल प्रॉब्लम, मैग्नेट 5 मिनट, 6 टाइप की बताया, 6 टाइप का वादा करता, 6 ही टाइप के कराएंगे। मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम, मैग्नेट और कॉइल के बीच का रिश्ता सीखेंगे अब हम लोग। मैग्नेट कॉइल प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक मैग्नेट है, वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता।
अब ये ले लिया हमने नॉर्थ और ये ले लिया साउथ, और यहाँ पे एक रख दिया मैंने लूप। तो अब इसके अंदर करंट की हमें डायरेक्शन बतानी है। अब देखो ये इसके कॉस को तब अपोज करिए जब पता होगा। अब देखो मान लो कि कोई लूप से इतना दूर है, थोड़ी सी साफ ड्राइंग जी, ठीक है। नॉर्थ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रही है जा रही है जा रही है। तो अभी इससे सिर्फ कितनी पास कर रही है, मान लो 2 पास कर रही है अभी, तो बस इसके थ्रू 2 ही पास करके जा रही है, 2 ही इसके अंदर जा रही है। लेकिन अभी क्या चाहेगा, अभी ये चाहेगा कि जैसे से मेरे पास आ रही है, ये मैग्नेट मेरे पास आ रही है, तो ये वाली लाइन भी इसके थ्रू पास करनी चालू हो जाएंगी। तो बी इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे पास करने लगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आएगा डेल्टा फाई। और बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, अभी उसे घटाना चाहेगा, तो पास आने से घट रही है। अभी क्या चाहेगा, ये इसको दूर भेज दे, ये चाहेगा मैं इसे दूर भेज दूं, मैं ऐसा कुछ करूं कि ये दूर चली जाए, मैं ऐसा कुछ करूं कि ये दूर चली जाए, मैं ऐसा कुछ करूं कि ये दूर चली जाए, दूर चली जाए, दूर चली जाए। अब ये जो है ये कॉइल है, और कॉइल का क्या नेचर होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करती है वो कॉइल। लेकिन वो लूप क्या होता है, वो लूप एक बार मैग्नेट की तरह भी एक्ट करता है, तो ये बार मैग्नेटों का भी कुछ पोल बनाएगा। तो ये सिर्फ दूर भेजना चाह रहा है। अब ऐसी कौन सी होती है नॉर्थ पोल को दूर भेज सके साउथ को, वो नॉर्थ पोल होती है ना, नॉर्थ पोल को दूर भेज सके। नॉर्थ पोल भी सेम पोल रेपेल करते हैं, अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, पास आ रही है दूर भेज, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल कैसे प्रोड्यूस होता है ये तो मेरे प्यारे दोस्तों को पता ही होगा, तो मैंने पहले वीडियो में बता दिए थे 2 कि जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है वो ऐसा होता है, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करता है एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारा क्लॉकवाइज होता है वो साउथ पोल प्रोड्यूस करता है। और एक ही लूप के अंदर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और ये दोनों सेम लूप है, और ये दोनों सेम लूप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कि यहां से तो ऐसे जा रही है कोई चीज, यहां से दिख रहा है कि ऐसे लिया क्लॉकवाइज, पीछे से क्या दिखेगा, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गई। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम लूप के अंदर तो नॉट प्रोड्यूस करना चाहता तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाले को देखने वाले को क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से कोई देख रहा है और यहां से कोई देख रहा है, यहां वाले को तो क्लॉकवाइज दिखेगा, ऊपर वाले को। और देखो एग्जाम जो होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, कहीं भी होता है, वहां पे ये रियली सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करने को बोला था ना मैंने, गलती से क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दिया, रियली सॉरी। जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं वहां वो ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ करना होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछता है। तो नॉर्थ तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऊपर वाले की नजर से बना रहे हैं, लेकिन नीचे से देखा तो यही क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, एक बार देख लो, एंटी यहाँ वाले की नजर से एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले की नजर से क्लॉकवाइज। तो हमसे पूछेगा कौन सी डायरेक्शन, तो आप ऊपर वाले की नजर, ये वाली नजर से देखोगे। और मान लो कोई अच्छा खतरनाक क्वेश्चन आया तो उसने पूछा नीचे कौन सी नजर दिखेगी, नीचे से क्लॉकवाइज दिखेगा, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से क्लॉकवाइज। तो हम ऊपर वाले की नजर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी पहले मैंने क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दिया, बट मैंने आपको सही बताया था कि नॉर्थ बनेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज में बनता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जिस्ट ऑफ द सिस्टम, जिस्ट ऑफ द सिस्टम, जिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, हम 13 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 वाले क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और फिर आखिरी क्वेश्चन नंबर 16 के साथ हम ये वीडियो समाप्त करेंगे 16 सवालों के साथ। एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ से नीचे जा रही है। अब पहले जब यहाँ होगी तब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, दूर जाए तो कम पास कर रही होंगी, है ना, समझ में आ गई वाली बात। तो कि यहाँ होगी ज्यादा, जानी चाहे तो कम पास, जो दूर दूर वाली होंगी सिर्फ वही पास कर पा रही होंगे इसके थ्रू। तो ये चीज समझ में आ गई। अब ये चाहेगा, ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, भी चाहेगा मैं इसे ऊपर खींचूं, तब ये चाहेगा इसको अट्रैक्ट करना, कि दूर जाने से प्रोड्यूस हो रही है,
तो इसे पास बुलाना चाहेगा, पास बुलाने के लिए अट्रैक्ट करना चाहेगा इसे, तो नीचे साउथ बनेगी, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते ऊपर नॉर्थ बनेगा। अब हम देख रहे हैं अगेन ऊपर वाले की आंख से, जो ऊपर यहाँ पे आदमी है उसकी आंख से देख रहा है, ऊपर तो नॉर्थ देखेगा, बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज बना दो, और नीचे वाले की आंख से देखेंगे तो वो बोलेगा, ऊपर वाला बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला बोलेगा क्लॉकवाइज, नीचे वाला बोलेगा क्लॉकवाइज। तो आपको एंगल के हिसाब से समझ में आ जाएगा। फोटो में दोनों चीजें नहीं देंगे, फोटो में ऐसे तो ऊपर नॉर्थ बना नीचे साउथ बना, तो दिख ही रहा है एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे। अब आज हम एक आखिरी सवाल कराते हैं इस टाइप का, फिर उसके बाद हम अपने लास्ट सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम्स पे आएंगे, और सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम्स के साथ इस वीडियो को करेंगे समाप्त। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग से चीजें थोड़ी समझनी पड़ेंगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग से भी चीजें पढ़ेंगी, ठीक है। ठीक है, अबे दूर जा रही है, अबे चाहेगा मैं इसको दूर जाना चाहूँ, मैं से पास बुला लूं, पास बुलाने के लिए इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा, अगेन ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा। इधर वाले की आंख से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, यहाँ पे खड़ी है ऐसे सुई गई 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 गई, यहाँ वाले की आंख से देखेंगे तो सुई ऐसे गई क्लॉकवाइज गई, 12 बजे, फिर 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे। इधर वाले की आंख से देखेंगे, वो बोलेगा अरे मेरे को तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। इधर वाले से आपने देखा, इधर वाला ऐसे देखेगा क्लॉकवाइज, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्लॉकवाइज है चीजें, ये वाला बोल रहा है चीजें एंटी क्लॉकवाइज है इधर वाली साइड। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पे दोनों केस बता दिए हैं, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं छठा एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम। इसके लिए एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम क्या होती है। सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम सबसे आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से एक बार लिंक करके इसे खत्म करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक एसी जनरेटर और एसी करंट चालू कर सकें। कल शाम तक एसी जनरेटर एसी करंट आ जाएगा। सोलेनॉइड लूप इसके लिए मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं। एक ही क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। In which of the following cases a current is induced in the conducting ring if the key या switch is closed, स्विच को दबा दिया जाए ऐसे बंद करके। तो देते हैं 4 ऑप्शन। ये एनटीएससी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पे तो क्या डायरेक्शन पूछा था, यहाँ पे डायरेक्शन तो बता देंगे कैसे निकलती है। छोटे छोटे से सिस्टम बनाने पड़ेंगे थोड़े से हमें। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि सारे सिस्टम आ जाए यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा
तो ये जो ऑप्शन है, ये सेम सवाल एनटीएससी ने पूछा था। एनटीएससी ने पूछा था कि अगर ये सोलेनॉइड सिस्टम ऐसे रखा है, ये लूप रखा, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। बट मैं यहाँ पे वो नहीं दे रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ इनमें से कौन से केस में कंडक्टिंग रिंग में एक करंट इंड्यूस होगा। मेरा सवाल वो नहीं है जो एनटीएससी ने पूछा था। उन्होंने तो ये पूछा था कि ये जो सोलेनॉइड सिस्टम का, सोलेनॉइड लूप सिस्टम, इसके अंदर ये बता दो कि इस कंडक्टिंग लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो। तो वो भी बताऊंगा अभी कैसे निकलेगा, बाकी अभी समझो। समझ में आ गया? ये रहा लूप 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा केस है, तीसरा ऑप्शन। ऑप्शंस के बीच में भी डिफरेंस होना चाहिए ना। अब क्लोज वर्ड तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। सोलेनॉइड सिस्टम बनाते हैं फिलहाल यहाँ पे, ये थोड़ा छोटा बनेगा, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। अब ये लूप इधर की तरफ, इसकी तरफ कितनी, ये लूप है, ये इसकी तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये सिस्टम भी 3 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। अब चौथा ऑप्शन देखो कि जो है और डायरेक्शन आपको निकालनी है। डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा कैसे निकाली जाएगी। लूप है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इसका जो लूप का जो एरिया है ना, वो एरिया बढ़ रहा है। चौथे वाले केस में लिखा है कि लूप का एरिया बढ़ रहा है। कोई मोशन नहीं है लूप के अंदर, लूप के अंदर कोई मोशन नहीं है, लेकिन जो लूप का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। चौथा ऑप्शन। तो वायर लूप सिस्टम में इसका एरिया बढ़ रहा है, इस वायर लूप का। अब सवाल पॉज करके लगाओ और मुझे ये बताओ कि इसकी करंट की डायरेक्शन किसकी होगी। हर एक की डायरेक्शन भी जाननी है मुझे। तो in which of the following cases is a current induced in the conducting ring if the key is closed। तो ये वाला सवाल आया था एनटीएससी में, इसमें डायरेक्शन पूछा था। इसमें समझो क्या करना है कि इसके अंदर ना, मान लो ये हमने की दबा दी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, क्योंकि सोलेनॉइड है। अब ये क्या है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज साउथ नॉर्थ बन जाएंगे इसके। तो अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास भी करेंगे, लेकिन बी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कुछ नहीं होगा। जब बी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज 0 होगा, तो इसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं बनेगा, नो करंट। अगर तो ये वाला जो एनटीएससी का सवाल था, उन्होंने सिर्फ यही पूछा था, करंट की डायरेक्शन पूछी थी आप लोगों से। तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ सवाल में कि कौन सा ऑप्शन सही है, वो तो आप बता देंगे जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, फैराडे एंड लेंज़ लॉ वाला याद आता होगा। तो एनटीएससी ने डायरेक्शन पूछा था, नो करंट। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये भी 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा, 3 मीटर पर सेकंड से ये भी। और मैंने पिछले फैराडेज लॉ वाले वीडियो में क्या बताया, करंट तब होगा, करंट कब होगा, करंट इज ओनली व्हेन की दबा दी। तो ये भी नॉर्थ साउथ वाला सेम में सिस्टम बना रखे सारे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, लेकिन कब करेंगी, ये दोनों ही आगे आगे जा रहे हैं। देखो ऐसे आगे जा रहे हैं बिना इनके बीच में कोई डिस्टेंस चेंज हुए। तो जब एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता, कोई करंट नहीं होता। ये पिछली बार भी मैंने एग्जांपल कराया था इससे जुड़ा, नो करंट। दूसरा ऑप्शन, इसमें भी वही है कि ये क्या बनेगा, ये अपना नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बन जाएगा। इसमें भी नो करंट, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन है नहीं है। ये तो ऐसा होगा ट्रेन के डब्बे में लेके बैठ गए, पिछली बार भी ये एग्जांपल दिया था, ऐसे चल रहा है। अब इसको देखो, चौथा ही बचा, वैसे तो चौथा ही आंसर है। बहुत से लोग तो बोलेंगे आखिर नहीं लिखा इसलिए नहीं, ऐसे में नहीं। अब देखो नॉर्थ टू साउथ है, कोई बीच में मोशन नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे पास करेंगी। अब चौथा वाला एग्जांपल मैं फिर से ड्रॉ करके समझा देता हूँ। चौथा वाला, पहला दूसरा तीसरा नहीं, चौथा है आंसर। वो तो हमें पता ही लग गया एलिमिनेशन से कि सारे काट दिए हमने, बट इसकी डायरेक्शन निकालना सिखाता हूँ करंट की, कि इस केस में कैसे निकलेंगे।
Fourth is the correct answer. I know that, but I am also asking you the direction of the induced current. Understood? Yes, understood. चलो, इसके बाद पढ़ेंगे कि क्यों हमें ये रूल लाना पड़ा। ये रहा सिस्टम हमारा, इस वर्ड को हटा दो, सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम वही चल रही है, चल तो वही है, सिर्फ एक ही एक क्वेश्चन में पूरा सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा होगा। अब अगर मान लो सोलेनॉइड आप कैसा ही बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाली कंडीशन में, तो अगर मोशन हो रहा तो तब फर्क पड़ता कि इसे पास बुलाना दूर भेजना। अब वो थोड़े और हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएंगे सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम से। ठीक है, वे सिस्टम है, ये लूप है, इस लूप का एरिया चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 17 वहां पे तो आंसर ऑप्शन है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है इंड्यूस्ड करंट की। एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ द कॉइल इज इंक्रीजिंग। तो ये नॉर्थ पोल है, ये मान लो अपना साउथ पोल है, तो वो तो आप लोग खुद निकालना, वो मैं यहाँ पे नहीं निकाल सकता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो किताब में एक्यूरेट सोलेनॉइड बनाओ मिलेगा, यहाँ नहीं है। मैं तो एक बार पहले इससे कम पास होंगी जब छोटा होगा, अब ज्यादा पास होंगी तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि पहले मान लो छोटा लूप तो 2 पास हो रही है, अब मान लो 4 पास 10 पास हो रही है, जब तक बढ़ता जा रहा है तो बी इज इंक्रीजिंग। अब ये चाहेगा मैं बी को घटा दूं, अभी चाहेंगे बाबूजी कि मैं बी को घटा दूं, बी को मैं घटा दूं, तो उसकी डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हैं। आंसर इज 4th। ये चाहेगा मैं उसकी डायरेक्शन को ही घटा दूं, ये अंदर जाने से हो रही है, अब मैं चाहता हूं कि बाहर की डायरेक्शन में, समझ गए? तो इस कॉइल के अंदर करंट आएगा, आप निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी से मैच करता हुआ ले लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 18 वहां पे तो अब आप लोग होमवर्क में निकाल लेना उसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि ये रिंग ऐसी रखा है सोलेनॉइड लूप प्रॉब्लम में, वह तो मैंने क्वेश्चन नोटबुक में लिख रखा, फिर भी करा रहे हैं। चलो, ये आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की गति से, इसके पास जा रहा है, अब ये इसको दूर फेंकना चाहेगा, ये चाहेगा लेट मी जस्ट थ्रो इट अ बिट असाइड, लेट मी जस्ट थ्रो इट अ बिट असाइड, लेट मी जस्ट मूव इट बिट हियर। ये इसके पास है नॉर्थ पोल, अब ये चाहेगा कि सेम रेपेल करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देगा, यहाँ पे साउथ पोल बना देगा। तो अगर मैं एक इधर ऑब्जर्वर रख दूं और मैं एक ऑब्जर्वर इधर रख दूं, दोनों तरफ मैंने ऑब्जर्वर बिठा दिए, एक इधर एक इधर, तो ये इधर वाली साइड वाला बोलेगा कि इसको दूर जाना चाहिए, ये पास आ रही है में से दूर कब होगा, सेम रेपेल करते हैं, तो ये नॉर्थ है। अब नॉर्थ वाले में तो सबको पता है कि नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, ये वाले में तो एंटी, इधर की डायरेक्शन में क्या होगा, एंटी, सारी चीजें एंटी क्लॉकवाइज उल्टी चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज हुआ यहाँ पे, और इधर की तरफ से क्या होंगी चीजें क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लेंज़ेस लॉ पे अप्लाई करके जरा समझो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाइड ऑन लेंज़ेस लॉ, समझो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम लोग लेंज़ेस लॉ पे जोड़ना चाहें, सो हाउ विल वी जॉइन बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड इट टू सम एक्सटेंट। ओके, तो अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लेंज़ेस लॉ से जोड़ना सीखेंगे कि लेंज़ेस लॉ जो है, वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कैसे जुड़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे इसी से आया है। ठीक है, सारे तरीकों के सवाल मैंने करा दिए, जितने ज्यादा हो सकते थे। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया डायरेक्शन निकालने वाला, वह तो मैंने आधे से ज्यादा बता ही दिया, उसको समझो 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 समझो। थोड़ी सी आवाज हो रही है क्योंकि पीछे वो प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए आ जाइए, अब हम लेते हैं एक लूप। हमने एक बार इसको पुश मारा, ये फॉरवर्ड मूव करना चालू हुआ विदाउट लेंज़ेस लॉ और विद लेंज़ेस लॉ। अब ये दो ही चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, ये लूप दो ही चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। करंट तो इंड्यूस होगा, करंट की डायरेक्शन नहीं पता, अभी मान लो मुझे नहीं पता,
ये सब पढ़ने के बाद भी नहीं पता, तो ये मान लो इसने बना दिया साउथ पोल, इधर बना दिया नॉर्थ पोल, तो ये तो इसके पास ही जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। लेकिन देखा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे तो इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, जो पॉसिबल तो नहीं है साइंटिफिकली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो मतलब हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पे मैकेनिकल वर्क होगा ना, जो मेरा यहाँ पे मैकेनिकल वर्क होगा वही इलेक्ट्रिकल में आगे जाके कन्वर्ट होगा। व्हाटएवर वुड बी माय मैकेनिकल वर्क वही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, कि मैं जितना इसे आगे पुश करा उसका इधर पीछे पुश किया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ी, इसने इस पे कुछ फोर्स लगाई, इसने इस पे कुछ फोर्स लगाई, एक्शन रिएक्शन, है ना। गलत, एक्शन रिएक्शन ऐसे नहीं होता, वो तो सेम बॉडी पे लगना, ये इस पे लगा रही है इस पे लगा, समझ गए ये बात? ये बात समझ में आनी जरूरी है, एक्शन रिएक्शन पे की कॉन्सेप्ट है ये। इसने इस पे कुछ लगाई, इसने इस पे कुछ पलट के लगाई, दोनों ने एक दूसरे पे लगाई है, एक एक सेम बॉडी पे नहीं लग रही है, इट इज नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। तो मैकेनिकल वर्क जो हम कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि हाँ हमने कुछ मैकेनिकल काम करा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल में, बस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है कि उतनी एनर्जी कन्वर्ट हुई। तो अगर ये साउथ बनाते तो इनफाइनाइट बनाता, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर यही चीज अब नॉर्थ टू साउथ फिर पास गया तो इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ, तो अभी क्या होगा, इसे दूर भेजेगा। आपने कुछ मैकेनिकल वर्क लगा के इसे आगे भेजा, इसने इसे पीछे भेजा, तो ये क्या हुआ, जितना आपने मैकेनिकल काम किया उतना वही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ। तो ये नॉर्थ क्या है, ये तो फिर उसको अपोज कर रहा है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्थ पोल के पास आने से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको दूर भेज रहा है। दूर कब जाएगा, ये प्रैक्टिकल में चीज हुई, देखो तो नॉर्थ पोल ही बना, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तभी तो उसे दूर भेज रहा है। फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लगा के देखी, बन गई इधर की डायरेक्शन, समझ में आ गया। तो लेंज़ेस लॉ क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एनेबल करता है। तो एक जो सॉलिनॉइड लूप प्रॉब्लम का सवाल होमवर्क में दिया वो कमेंट कर देना, और अगला वीडियो एसी जनरेटर है उसकी तैयारी कर लेना, कॉन्सेप्ट पढ़ लेना एक दो बार, बढ़िया है। ठीक है, लेंज़ेस लॉ के यहाँ मेरे को लगता है मैं जितने न्यूमेरिकल कराए हैं बहुत ही कम कहीं आपको इतने कॉन्सेप्ट 10th क्लास में कराए जाएंगे, कि सारे टाइप के मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो नोट्स रिवाइज करते रहना, ऑल द बेस्ट।